और उसने यह भी सुना था कि इस रीगल ग्रैंड होटल में भी स्काईलाइन कैपिटल ने ही इन्वेस्ट किया था, तब जाकर इस होटल का प्रोजेक्ट पूरा हो पाया था। अभी अभी उनके होटल के ऑनर सतीश नंदा ने इस लड़के को स्काईलाइन कैपिटल का मिस्टीरियस सीईओ कहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही हुआ कि ये लड़का ही स्काईलाइन कैपिटल के पीछे का दिमाग है, जो अपने शार्प माइंड से पूरे स्काईलाइन कैपिटल को इतना बड़ा वेंचर बना चुका है। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा। उसका दिमाग अब काम करने के लायक नहीं बचा था। अब तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी थी। यंग मास्टर वर्मा की चापलूसी करने के चक्कर में उसने इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ की बेइज्जती कर दी थी, जिसकी वजह से यह होटल खड़ा था। अब तो उसे कोई नहीं बचा सकता था। जरूर आज उसकी जॉब जाने वाली थी। यह सोचकर वह बुरी तरह से डर गया और धड़ाम की आवाज के साथ घुटनों के बल बैठ गया और फ्लोर पर सिर पीटते हुए माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधा था जो मैं आपको पहचान नहीं पाया। यह सब कुछ यंग मास्टर वर्मा की वजह से हुआ। मुझे पता नहीं था कि आप स्काईलाइन कैपिटल के मिस्टीरियस ऑनर हैं, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। पर इस वक्त कोई भी उस पर ध्यान देने के मूड में नहीं था। खास करके होटल के ऑनर सतीश नंदा तो इस वक्त इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उनका मन कर रहा था मैनेजर को मार डाले। क्या उन्होंने इस इंसान को इसलिए मैनेजर बनाया था ताकि वह उनके होटल को डुबा सके? वहीं सुमित, अमित, तिमिर और उसके बाकी दोस्तों का मुंह तो इतना बड़ा खुला था कि दो अंडे फिट हो सकते थे। उन्होंने बहुत कुछ सोच लिया था कि यहां से कैसे करण को निकालना है, पर उन्हें क्या पता था कि करण को तो उनकी कोई जरूरत ही नहीं है। उसकी आइडेंटिटी इतनी बड़ी है कि खुद होटल के ऑनर भी उसके सामने झुक गए। अमित अपना हाथ मसल रहा था। उसके करण भाई सच में बहुत पावरफुल हैं। अब जाकर सुमित ने राहत की सांस ली। करण ने जिस तरह से बोला था कि वह सब कुछ संभाल लेगा, उसने सच में सब कुछ संभाल लिया था। इसलिए अब उसे करण की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। करण ने होटल के ऑनर सतीश नंदा को देखा। उसे लगा शायद ये इंसान सच में ईमानदार है। सतीश नंदा जी बोले, और यहाँ इस होटल में आपको जो भी परेशानी हुई है उसके लिए माफ कर दीजिए। फिर मैनेजर की तरफ देखकर बोले, अब से तुम्हें यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर नंदा सालों से बिजनेस कर रहे थे, इसलिए वह अच्छी तरह से जानते थे कि कब क्या करना चाहिए। मैनेजर कुछ कहता, उससे पहले कुछ गार्ड्स आकर उसे खींचकर बाहर ले गए। वहीं करण ने मिस्टर सतीश को देखा और बोला, मुझे लगता है आपको यहाँ किसी को रखने से पहले उनके बारे में अच्छी तरह से पता करना चाहिए। क्या पता वह आपको इससे भी ज्यादा बड़ी मुसीबत में डाल दे। सतीश नंदा ने सिर हिला दिया और बोले, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे अगली बार से इस बारे में ध्यान रखना होगा। तो क्या कहीं और चलकर बात करें? उन्होंने करण से पूछा। वह एक अच्छा एक्सप्लेनेशन देना चाहते थे ताकि करण पर उनका कोई गलत प्रभाव ना पड़े, वरना अगली बार जब वह स्काईलाइन कैपिटल से फंड उठाने के बारे में सोचेंगे तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। करण ने सिर हिला दिया और बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर कुछ पर्सनल रीजन की वजह से आया था, पर यह सब कुछ हो गया जिस वजह से मुझे मिस्टर बत्रा के साथ आपको यहाँ बुलाना पड़ा। अब मुझे देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। हम कभी और ज़रूर मिल सकते हैं। उसकी बात सुनकर सतीश नंदा को लगा कि करण को ज़्यादा रुकने के लिए फोर्स करना ठीक नहीं होगा। हो सकता है वो उसे गलत समझ ले। इसलिए उसने अपनी पॉकेट से एक प्लैटिनम कार्ड निकाला और बोला, अगर। इतना कहकर उसने मिस्टर बत्रा को देखा, क्योंकि अभी तक उन्हें करण का नाम ठीक से नहीं पता था। मिस्टर बत्रा बोले, आप हमारे बॉस को मिस्टर राठी बुला सकते हैं। उसकी बात सुनकर सतीश नंदा ने सिर हिला दिया और करण को वह कार्ड देते हुए बोले, मिस्टर राठी, यह हमारे होटल का प्लैटिनम मेंबरशिप कार्ड है। आप यहाँ जब भी आएं तो उस कार्ड को दिखा देना, बस। आपको कोई भी बिल देने की जरूरत नहीं है। इस कार्ड के जरिए आप अपने लिए टॉप फ्लोर में कोई भी रूम बुक कर सकते हैं। करण ने हाँ में सिर हिला दिया और उस कार्ड को रख लिया। करण ने मिस्टर बत्रा को देखा और अपने साथ चलने के लिए बोला। जब सतीश नंदा ने देखा कि शायद मिस्टर राठी मिस्टर बत्रा से कुछ बात करने वाले हैं, तो वह दूसरी तरफ चले गए। उन्होंने गार्ड्स से कहकर यंग मास्टर वर्मा को हॉस्पिटल पहुंचा देने के लिए कहा। वहीं वह गार्ड जो अब तक हैरान था यह जानकर कि जिस लड़के ने उनके यंग मास्टर को मारा था वह स्काईलाइन कैपिटल का ऑनर है, वह हैरान था। उसे इस बारे में जल्दी से वर्मा फैमिली को इन्फॉर्म करना होगा। वह भी गार्ड्स और उस लड़की के साथ यंग मास्टर वर्मा को लेकर चला गया। करण ने सुमित और अमित को भी बुलाया। सब हिचकिचाते हुए फिर से उसी रूम में चले गए जिसे सुमित ने बुक किया था। करण ने मिस्टर बत्रा को बैठने के लिए कहा, सुमित और बाकी सबको भी। सुमित थोड़ा हिचकिचाते हुए बैठ गया। वह इतने पावरफुल इंसान के सामने थोड़ा डर रहा था, पर वह भूल गया था कि वह पावरफुल इंसान भी उसके दोस्त को बॉस कहता है। करण ने मिस्टर बत्रा को सुमित से मिलाया और बोला, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त और भाई सुमित अवस्थी है। मिस्टर बत्रा को सुमित बहुत साधारण लगा।
फिर भी उन्होंने स्माइल करते हुए बोला, आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर अवस्थी। सुमित भी जल्दी से बोला, हेलो मिस्टर बत्रा, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। करण ने मिस्टर बत्रा को देखते हुए बोला, मैं चाहता हूं आप हमारे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में मेरे दोस्त को पार्ट टाइम जॉब दीजिए। उसे मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। वह बहुत अच्छे तरीके से जॉब को हैंडल कर सकता है और मैं ये भी चाहता हूं कि आप उसे अच्छी तरह से काम सिखाएं। मैं एक न्यू कंपनी के बारे में सोच रहा हूं जहां मेरे हर एक शेयर्स वाले बिजनेस की लिस्ट रहेगी और वहां से पूरा काम मैनेज किया जाएगा और उसे मेरा दोस्त ज़्यादातर मैनेज करेगा, इसलिए उसे अच्छी तरह से सिखाने की जिम्मेदारी आपकी है। उसकी बात सुनकर मिस्टर बत्रा के साथ साथ सुमित भी हैरान हो गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह कभी इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कर सकता है। उसके पास नॉलेज तो थी, पर अभी तक कोई डिग्री नहीं थी। बड़ी कॉलेज में जाने के लिए उसके पास पैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। वहीं हेड बत्रा इसलिए थोड़ा हैरान थे, क्योंकि मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए कोई पार्ट टाइम वर्क नहीं था। पर अब जब बॉस ने कहा था, वह क्या कर सकते थे। उन्होंने बस हाँ में सिर हिला दिया। उनके बॉस इस लड़के को इतना ज्यादा महत्व दे रहे थे, शायद उसे सिखाते हुए उन्हें पता चल जाए कि वह लड़का कितना टैलेंटेड है। मिस्टर बत्रा बोले, कोई बात नहीं बॉस, मैं आपका यह काम कर दूंगा। मिस्टर अवस्थी, आप कल 10 बजे स्काईलाइन कैपिटल में आ जाना। सुमित ने करण को देखा तो करण ने हाँ में सिर हिला दिया, तो सुमित ने भी हाँ बोल दिया। तो मिस्टर बत्रा करण से मिलाते हुए बोले, तो मैं अब आपके प्राइवेट टाइम में दखल नहीं दूंगा। इतना कहकर मिस्टर बत्रा वहां से बाहर चले गए। जाने के बाद सुमित ने करण को देखा और बोला, करण, क्या मैं इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कर सकता हूँ? आई विल, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो? अभी तक मुझे इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर मेरी वजह से छोटी सी भी गलती हो गई तो तुझे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। उसकी बात सुनकर करण हंसते हुए बोला, मुझे इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कल तेरा एडमिशन करवा दूंगा, हम साथ में कॉलेज चलेंगे। बाकी टाइम तू वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करेगा और मिस्टर बत्रा से मैनेजमेंट अच्छी तरह से सीख जाएगा, तो आगे जाकर मेरी नई कंपनी का सीईओ मैं तुझे बना दूंगा। उसकी बात सुनकर सुमित बहुत ज़्यादा भावुक हो गया। उसे नहीं लगा था कि उसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसने सोचा था हमेशा उसकी जिंदगी बस यही वेटर का काम करते हुए निकल जाएगी। अमित एक्साइटेड होकर बोला, वाओ, मेरा करण भाई तो ग्रेट है। भाई आपको ज़रूर जॉब करनी चाहिए और आगे चलकर करण भाई को उनकी बड़ी बड़ी कंपनियों को मैनेज करने में मदद करनी चाहिए। मैंने तो सोच लिया है कि स्टडी के बाद मैं भी करण भाई की तरह बनूंगा। आज से करण भाई मेरे लिए मेरी इंस्पिरेशन है। उसकी बात सुनकर करण ने उसके सिर को प्यार से सहला दिया। थोड़ी देर में वह सब बाहर निकल गए। करण ने 2 कैब बुक कर दी थी। अमित ने जब करण की कार को देखा तो वह एक्साइटेड हो गया। अमित और उसके बाकी दोस्त कार को देखकर खुशी से चिल्लाने लगे, यह आपकी कार है करण भाई, यह कितना कूल है। अमित और उसके दोस्त फोटो लेने लगे। अमित के एक दोस्त ने जल्दी से कार का प्राइस देखा तो उसके होश उड़ गए। वह हैरानी से बोला, करण भाई, आप कितने ज्यादा अमीर हो। इस कार की कीमत 132 करोड़ है। सब हैरानी से कार को देख रहे थे। सबने जब फोटो ली तो अमित खुश होकर बोला, मैं करण भाई के साथ चलूंगा। भाई आप कैब से आ जाना। सुमित ने कुछ नहीं कहा, सब कैब से निकल गए और करण अमित को लेकर घर छोड़ने चला गया। वह वहां से विला चला जाता। घर जाते वक्त अमित रास्ते भर बस कार की तारीफ करता रहा। आज वो पहली बार ऐसी कार में बैठ रहा था। ऐसी कार तो उसने बस इंटरनेट पर ही देखी थी। कुछ टाइम बाद करण ने अमित को घर छोड़ दिया। अभी तक सुमित नहीं आया था। उसने सुमित को मैसेज कर दिया और वापस चला गया। काफी वक्त हो चुका था, इसलिए विला की तरफ जाने वाले रास्ते में उसने जल्दी पहुंचने के लिए थोड़ा शॉर्टकट ले लिया था। तभी करण की नज़र पीछे आ रही 2 कारों पर पड़ी, तो करण ने कार की स्पीड थोड़ी तेज कर दी और उसके ऐसा करते ही पीछे की कारों की स्पीड भी तेज हो गई। अब करण श्योर हो गया था कि यह कार उसका ही पीछा कर रही थी। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कोई उसका पीछा क्यों करेगा। क्या यह राठी फैमिली हो सकती है, या फिर मंडल फैमिली, या फिर यह लोग वर्मा फैमिली से हो सकते हैं। पर वर्मा फैमिली के बेटे को उसने अभी अभी मारा था। इतनी जल्दी उन्हें उसके बारे में नहीं पता होगा, इसलिए बची सिर्फ राठी और मंडल फैमिली। ये लोग शायद होटल से ही उसका पीछा कर रहे हैं। उसने अब तक ध्यान नहीं दिया था। उसके होठों पर फिर एक ठंडी स्माइल आ गई। अभी अभी तो वह होटल में इतने लोगों को पीटकर आया था। जिसने भी इन लोगों को भेजा है, उन्हें इसकी कीमत पता होनी चाहिए। आगे जब रास्ता और भी ज्यादा सुनसान हो गया तो करण ने अपनी कार की स्पीड कम कर दी और आगे जाकर रुक गया। उसके रुकते ही पीछे आ रही दोनों कारें भी रुक गईं। करण कार से बाहर निकला तो पीछे दोनों कारों से भी कुछ लोग निकले, जिनके हाथ में हथियार थे।
किसी के हाथ में चाकू था तो किसी के हाथ में हॉकी स्टिक थी। करण को बाहर आते देखकर उन सबके होठों पर एक बड़ी मुस्कान आ गई, क्योंकि उन्हें लगा अब उनके लिए अपना काम करना आसान हो जाएगा। पर वह करण की आंखों में उस खतरनाक चमक को नहीं देख पाए जो इस वक्त उसकी आंखों में थी। उनमें से एक आदमी, जिसके चेहरे पर कट का निशान था, वह बोला, अच्छा हुआ जो तुम खुद ही रुककर बाहर आ गए, वरना हमें तो लगा था पता नहीं कितने वक्त तक तुम्हारे पीछे भागना होगा। करण ने उन सबको देखा और पूछा, तुम लोगों को किसने भेजा है, राठी फैमिली या फिर मंडल फैमिली ने? अभी के लिए तो करण को सबसे ज्यादा शक राठी फैमिली और मंडल फैमिली पर था। वहीं वह सभी गुंडे हैरान रह गए, पर उनमें से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सबसे आगे खड़े गुंडे ने बाकी सबको देखकर कहा, देख क्या रहे हो, जाकर इस लड़के को मारो, इसके हाथ पैर तोड़ दो ताकि ये अपाहिज हो जाए। पर याद रखना, इसे जान से मत मारना। इसे बाद में पता चलना चाहिए ना कि इसे किस वजह से मारा गया है, और इसे किससे पंगा नहीं लेना चाहिए, जिससे ये उलझ नहीं सकता है। और हाँ, इस लड़के को यहां से भागने मत देना, वरना हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। उनकी बातें सुनकर करण की आंखें और भी ज्यादा ठंडी हो गईं। क्या ये लोग उसके सामने ही उसे मारने की बात कर रहे हैं? तभी वे लोग हॉकी स्टिक और चाकू लेकर उसकी तरफ भागे। करण भी आगे बढ़ गया। उसने सबसे सामने वाले को किक की तो वह थोड़ा दूर जाकर गिरा। उसने दूसरे आदमी का हाथ पकड़कर घुमा दिया, जिस वजह से उसकी चीख निकल गई। हड्डियां टूटने की आवाज बाकी सबको भी सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर तक वहां सिर्फ हड्डियां टूटने की और चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जो उन गुंडों की थी। उनमें से कोई भी इस वक्त सही सलामत नहीं बचा था। वहीं पीछे खड़ा उनका गैंग हेड इस वक्त कांप रहा था। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सामने खड़ा दुबला पतला लड़का इतना स्ट्रांग होगा, और उसकी फाइट देखकर ऐसा भी लग रहा था जैसे वह एक मार्शल आर्ट मास्टर हो। करण अगर अभी उसे मार भी देगा तो भला कौन पूछने आएगा। उसे अच्छी तरह से पता था कि मार्शल आर्ट मास्टर का कितना ओहदा होता है। अगर सामने खड़ा लड़का, जो एक मार्शल आर्ट मास्टर है, वह उसे मार देगा तो भी कोई कुछ नहीं करेगा। इसलिए वह जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया, क्योंकि अब उसके पास धमकी देने के लिए कुछ नहीं था, ना ही उसके लोग थे। उसके सारे लोग तो उसके सामने ही जमीन पर गिरे पड़े थे, कुछ बेहोश हो गए थे तो कुछ अभी भी दर्द से कराह रहे थे। शायद उन सबकी हड्डियां टूट चुकी थीं। वह जल्दी से करण के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, प्लीज हमें जाने दीजिए बॉस। अगर आप कहेंगे तो हम आपके लिए काम भी करने के लिए तैयार हैं, बस हमें जिंदा छोड़ दो। उसकी बात सुनकर करण ने उसे अजीब तरह से देखा और बोला, तुम्हें किसने मुझे मारने के लिए भेजा था? तभी कुछ कारें आकर रुकीं। करण ने उन कारों को देखा। उसे लगा शायद फिर से और ज्यादा गुंडे किसी ने भेजे हैं। पर तभी उन कारों में से बहुत सारे ब्लैक कपड़े पहने गार्ड्स निकले, और एक आदमी जिसके चेहरे पर मास्क था, उसने फोन में कुछ देखा, फिर करण को देखा और जल्दी से आगे जाकर करण के सामने घुटनों पर बैठ गया और बोला, हेलो बॉस, मैं हमारे शैडो ड्रैगन टीम का इंडिया का हेड रेक्स हूँ। एक और ब्लैक मास्क पहने इंसान झुक गया और बोला, मैं रेमंड हूँ। इस वक्त बाकी देशों में भी हमारी टीम को मैं ऑर्डर दे रहा हूँ बॉस। वहीं उन दोनों को झुकते हुए देखकर बाकी सब भी जल्दी से नीचे घुटनों पर बैठ गए। एक स्वर में बोले, हेलो बॉस, आपसे मिलकर खुशी हुई। उन्हें खुद भी आज तक नहीं पता था कि शैडो ड्रैगन टीम की शुरुआत किसने की थी। उन्हें क्या करना है, बस उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। पर आज ही उन्हें मैसेज आया और लोकेशन भी आई कि आज उन्हें बॉस से मिलना है। पहली बार इतने बड़े शैडो ड्रैगन टीम की नींव रखने वाले अपने बॉस को देखने के लिए वह सब बहुत एक्साइटेड थे। इसलिए जैसे ही उन्हें मैसेज मिला और लोकेशन भेजी गई, वह भागते भागते आए थे। पहले तो वह होटल में चले गए थे, क्योंकि पहले उन्हें होटल की लोकेशन शो कर रही थी। पर होटल में जाकर देखा तो शायद उनके बॉस वहां से जा चुके थे। इसलिए उन्होंने फिर से लोकेशन को ट्रैक किया और यहां पहुंच गए थे। करण ने जब सुना कि ये दोनों और बाकी सब शैडो ड्रैगन टीम के मेंबर हैं, तो वह थोड़ा रिलैक्स हो गया। वह सिर हिलाकर बोला, ठीक है, तुम सबको ऐसे घुटनों पर बैठे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं सामने वाला इंसान जो घुटनों के बल बैठा हुआ था, जब उसने शैडो ड्रैगन टीम का नाम सुना तो वह और भी ज़्यादा कांपने लगा। शैडो ड्रैगन टीम को कौन नहीं जानता था? ये टीम सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि हर एक देश में मौजूद थी। इस टीम का बॉस कौन है आज तक किसी को नहीं पता था। ये जैसे शून्य से प्रकट हो जाते थे और अपना काम करने के बाद गायब हो जाते थे। कोई भी सबूत वह अपने पीछे नहीं छोड़ते थे, और उनकी ड्रेस कोड में रेड ड्रैगन का लोगो ही उनकी पहचान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मंडल फैमिली ने उसे इतनी खूंखार आदमी को पीटने का काम क्यों दिया। क्या मंडल फैमिली उसे मरवाना चाहता था, जो उसे सीधे शेर के मुंह में उसका खाना बनने के लिए भेज दिया?
उन्होंने उसे किसी आम इंसान को मारने के लिए नहीं कहा था, बल्कि सीधा शैडो ड्रैगन टीम के बॉस को मारने के लिए भेजा था। इसके बारे में यह अफवाह है कि उसके पास कितनी ताकत है, कोई नहीं जानता है। वह जल्दी से अपना सिर नीचे पीटते हुए बोलने लगा, बॉस, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप शैडो ड्रैगन टीम के बिग बॉस हैं। वरना अगर कोई मुझे 1000 बार भी हिम्मत दे देता, तो भी मैं आपके सामने आने की हिम्मत नहीं करता। प्लीज मुझे मत मारिए। मैं बताने के लिए तैयार हूं कि मुझे किसने भेजा था। मुझे यहाँ मंडल फैमिली ने आपको पीटने और डराने के लिए भेजा था, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आता। इतना कहकर वह और भी जोर जोर से अपना सिर पीटने लगा, जिस वजह से उसके माथे से खून बहने लगा। वहीं जब शैडो ड्रैगन टीम के मेंबर्स ने सुना कि ये दो कौड़ी के गुंडे दिखने वाले लोग उनके बॉस को मारने आए थे, तो उनके अंदर का गुस्सा फूटने लगा। रेक्स जल्दी से खड़ा हो गया और उस आदमी को उसकी गर्दन से पकड़ते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुम हमारे बॉस को मारने आए थे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे बॉस को हाथ भी लगाओ? तुम दो कौड़ी के गली के गुंडे, तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे शैडो ड्रैगन टीम के बॉस के आगे खड़े रहने के भी लायक हो? इस वक्त वह इंसान हवा में था। उसे रेक्स ने गर्दन से पकड़ा हुआ था। वह कुछ बोलने की हालत में भी नहीं था। वह इस वक्त गिड़गिड़ाना चाहता था, माफी मांगना चाहता था और बोलना चाहता था कि वह आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। पर वह जानता था अब शायद ये लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं। उसने पहले बहुत क्राइम किए थे, चाहे किसी को मारना हो, पीटना हो, या फिर लड़कियों के साथ गलत करना हो। उसने बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद की थी। जब भी उसे किसी रिच फैमिली से कॉन्ट्रैक्ट मिलता था, वह काम करने के लिए बिना सोचे पैसा ले लेता था। पर उसे उम्मीद नहीं थी कि आज वह एक भेड़ी के जंगल में फंस जाएगा, जहां से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। वह धमकी देना चाहता था कि मंडल फैमिली इसका बदला लेगी, पर वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। और वह जानता था, अगर उसने बोल भी दिया, तो भी ये लोग शायद ही मंडल फैमिली से डरें। जो इंसान पूरी दुनिया में शैडो ड्रैगन टीम जैसी इतनी बड़ी खुफिया माफिया एजेंसी चला सकता है, वह क्या कुछ नहीं कर सकता है? और इस लड़के की उम्र ही क्या है, सिर्फ 20-21 साल का लग रहा है, फिर भी अभी से इतना खतरनाक है। पता नहीं कुछ साल बाद वह कितना डेंजरस बन जाएगा। तभी रेमंड, जो गुस्से में तो था, फिर भी अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था, उसने जल्दी से करण के सामने लाकर फ़ोन दिखा दिया। उसमें सामने वाले इंसान की पूरी कुंडली थी, जो उसने 1 मिनट में निकाल ली थी। करण ने उसे देखा। उसमें इस गैंग की बहुत खराब और भद्दे कारनामों की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी, जिसे देखकर करण का खून खौल गया। ऐसा कोई गलत काम नहीं था जो इन लोगों ने ही किया था। मंडल फैमिली और एक बड़ी फैमिली के सपोर्ट की वजह से यह लोग इतने ज्यादा घमंडी हो गए थे कि किसी को कुछ नहीं समझते थे। इनकी गैंग की वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई थीं। जब भी उन पावरफुल फैमिलीज को कोई भी अपमानित कर दे, चाहे गलती से ही क्यों ना हो, वह फैमिलीज अपना रुतबा बचाने के लिए छोटे मोटे लोगों से खुद डील नहीं करती थीं, बल्कि इन जैसे घटिया गैंग को पैसा दे देती थीं। कुछ दिन पहले ही इन्होंने एक गरीब घर के स्टूडेंट को मार मार कर अधमरा कर दिया था, क्योंकि उस स्टूडेंट ने कॉलेज में किसी बड़ी फैमिली के बच्चे को नाराज कर दिया था, जिन्होंने इन्हें पैसा दिया था उस बच्चे को मारने के लिए। और इन लोगों ने मिलकर उस बच्चे को इतना ज्यादा मारा था कि उसके हाथ पैर की हड्डियां पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह लड़का एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए उसके माँ बाप के पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए भी पैसा नहीं था। अपने बेटे का ट्रीटमेंट करवाने के लिए उन्होंने अपना घर बेच दिया, सारी सेविंग्स निकाल लीं, फिर भी अभी तक वह लड़का ठीक नहीं हुआ था। शायद वह कभी भी मर भी सकता था। और ये केस नहीं, बल्कि और भी थे। इन लोगों ने बहुत सारे गरीब बच्चों को परेशान किया था, किसी की तो जान भी चली गई थी। और इन्होंने कई लड़कियों के साथ भी गलत किया था। उनके घर वालों ने कंप्लेंट करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इन लोगों के सिर पर तो उन रिच फैमिलीज का हाथ था। करण लगभग अपना आपा खोने वाला था। उसने रेक्स को देखा और बोला, इन सबको तड़प तड़प कर मरने दो, जैसे वह सब तड़प रहे हैं। जब यह सब मर जाएं, तो जिन जिन फैमिलीज का इन्हें सपोर्ट है, उन सभी फैमिलीज के पास कुछ बॉडीज भेज दो। और इनके गैंग में और भी लोग हैं, आज रात उन सबको मार डालो। उस गैंग को पूरी तरह से खत्म कर दो। और इन सब ने जो गलत किया था और जिन सबूतों के ना होने पर यह सब इस तरह से छूटकर घूम रहे हैं, सारे सबूत ढूंढो और उसे पुलिस या फिर गवर्नमेंट को देने की जरूरत नहीं है, उसे डायरेक्ट पब्लिक कर दो। ओके बॉस, रेमंड ने सिर झुकाकर हाँ कहा। वहीं वह गैंग हेड, जिसे लोग नागा कहते थे, उसकी आंखें करण की बात सुनकर बाहर आने को थीं। उसने तो कहा था कि वह उनके लिए काम करने के लिए तैयार है, फिर उन सबको मारने की क्या जरूरत पड़ गई? पर अगले ही पल चीख पुकार मच गई। जो लोग बेहोश थे,
वह भी असहनीय दर्द से जाग चुके थे। इस वक्त शैडो ड्रैगन टीम के मेंबर्स उन्हें बहुत बेरहमी से टॉर्चर कर रहे थे। उस सुनसान सड़क पर उनकी चीखें बहुत डरावनी लग रही थीं। शैडो ड्रैगन टीम के किसी भी मेंबर के दिल में जैसे उनके लिए कोई रहम नहीं था। वह सब किसी का हाथ काट चुके थे तो किसी का पैर। उस गैंग हेड के तो 2 हाथ कट चुके थे और वह सबसे जोर से चिल्ला रहा था। पर रेक्स ने जल्दी से उसके मुंह में एक रुमाल ठूंस दिया और अपने होठों पर उंगली रखकर अजीब तरह से बोला, शश, ज्यादा शोर मत करो, हमारे बॉस को कोई डिस्टर्ब करे, हमें ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं है। इसलिए चुप रहो और जो भी हो रहा है उसे एंजॉय करो। रेक्स की बात सुनकर वह पूरी तरह से हैरान थे। ये लोग उसके हाथ पैर काट रहे थे जबकि वह होश में था और जिंदा था। तो वह उसे एंजॉय करने के लिए कैसे कह सकता था? दर्द से चीखने की बजाय वह इस दर्द को फील करके कैसे एंजॉय करे? उसे तो सामने वाला बिल्कुल पागल लग रहा था। 1 घंटे बाद वहां पर सब मर चुके थे। इस वक्त पूरे रोड पर खून ही खून बिखरा हुआ था। अगर इस वक्त कोई इस जगह को देख लेता तो डर के मारे उसे हार्ट अटैक आ जाता। किसी का पैर नहीं था तो किसी का हाथ, सब मर चुके थे। करण ने रेक्स और रेमंड को देखा और बोला, इसे जल्दी क्लीन करो। रेक्स ने सिर हिला दिया। कुछ ही देर बाद वह जगह पूरी तरह से क्लीन हो चुकी थी। जहां पहले खून बिखरा हुआ था अब वहां पर खून का एक कतरा भी नहीं था। करण उन सबकी काम करने की तेजी को देखकर बहुत संतुष्ट था। उसने उन दोनों को देखा और बोला, अब तुम सब पहले सब कुछ साफ करो और बॉडीज के टुकड़ों को उनके मालिकों के पास पहुंचा दो। कल सुबह रॉयल सोसाइटी रेजिडेंस में आ जाना। विला नंबर 1 पर पहुंचकर मुझे मैसेज करना। जो भी बात करनी होगी कल होगी। रेक्स और रेमंड ने सिर झुकाकर हाँ में सिर हिला दिया। करण वहां से चला गया। वहीं रेक्स, रेमंड और बाकी टीम मेंबर्स भी करण के दिए हुए काम को करने के लिए चले गए। करण वहां से अपने विला के लिए निकल गया। वह अंदर गया तो दोनों दोस्त किंजल और सुहानी अब तक सोई नहीं थीं। वह हॉल में बैठकर गेम खेल रही थी। अपने भाई को देखकर सुहानी के होठों पर स्माइल आ गई। भाई आप आ गए, क्या मैं आपके लिए खाना गर्म कर दूं? सुहानी बोली। उन दोनों के खाने के बाद जिग्नेश, मीना और रानी अपने क्वार्टर में चले गए थे जो उन्हें रहने के लिए दिया गया था। और सुहानी उन्हें बुलाना नहीं चाहती थी। खाना बनाकर फ्रिज में रखा था। अगर उसका भाई कहता तो वह खुद गर्म कर देती। करण ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं सुमित, अमित और बाकी सबके साथ खाना खाकर आया हूँ। सुहानी को याद आया कि आज अमित का बर्थडे था। उसने उसे फोन पर विश भी किया था, पर वहां कोई लड़कियां नहीं थी, इसलिए वह पार्टी में नहीं गई। भाई, क्या आपने अमित को एक लैपटॉप गिफ्ट दिया? सुहानी ने पूछा। तो करण ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, हाँ, कल तो स्कूल नहीं है, तुम मेरे साथ चलना, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें खरीद दूंगा। उसे अच्छी तरह से पता था कि उसकी बहन को भी लैपटॉप की ज़रूरत है। कल उसने उसके लिए कपड़े खरीदे थे पर लैपटॉप या फ़ोन नहीं खरीदा था। उसकी बहन आज भी वही पुराना कीपैड फ़ोन यूज़ करती थी। इस वक्त उसके हाथ में जो फ़ोन था वह किंजल का था, जिसमें वह दोनों मिलकर गेम खेल रही थीं। पर कल ही तो आपने मेरे लिए इतना सब कुछ खरीदा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सुहानी प्यार से बोली। वह नहीं चाहती थी कि उसका भाई इतनी मेहनत से जो पैसा कमा रहा है सब कुछ उसके पीछे ही उड़ा दे। उसकी बात सुनकर करण उसके गाल खींचते हुए बोला, तुम्हें मेरे पैसे खर्च हो जाने के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम चाहती हो कि मैं पैसा बचा कर रखूं, पर तब तुम्हारे भाई के पास पैसा नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया। अब तुम्हारा भाई इतना कमा रहा है कि तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा कर सके, इसलिए तुम्हें ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अपने भाई की बातें सुनकर सुहानी की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने भाई के गले से लग गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी इतनी अच्छी हो सकती है। जब वह दोनों राठी फैमिली में थे, वह एक छोटे से आउट हाउस में रहते थे। उसका भाई अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता था। इतनी मेहनत करने के बाद ही वह उन दोनों के लिए खाने का पैसा कमा पाता था। आज उसके भाई ने इतना पैसा कमा लिया था कि उनके पास इतना बड़ा विला था जो इस सोसाइटी का सबसे बड़ा विला था। और उसके भाई के पास कार भी थी, एक मॉल भी, और उसके पास इतने पैसे थे कि वह उसके लिए इतनी सारी महंगी चीजें खरीद देता था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। स्कूल में बहुत से अमीर घर के लड़के लड़कियां थे। जब गेट टुगेदर होता था तब वह सब वहां महंगे कपड़े पहनकर महंगे बैग लेकर आते थे। उन सबके पास महंगे स्मार्टफोन होते थे। अगर सच कहे तो सुहानी को थोड़ी जलन होती थी, पर वह अपनी सिचुएशन जानती थी। उसका भाई मेहनत कर रहा था, पर वह उसे एक स्मार्टफोन खरीद कर देने के लिए नहीं कह सकती थी। वह कभी भी अपने भाई को परेशान नहीं कर सकती थी। और क्लासमेट भी उसका मजाक उड़ाते थे, पर वह इस बात को दिल से नहीं लेती थी।
पर इस वक्त वह सबसे ज्यादा खुश थे। अब उनके पास सब कुछ था। कोई उसे या उसके भाई को नहीं झुका सकता था। वहीं किंजल बैठकर दोनों भाई बहन को देख रही थी। दोनों के बीच के प्यार को देख रही थी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि सुहानी का भाई उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। पर वह कभी उनके घर नहीं गई थी, इसलिए उसने बस इसे मानने से इनकार कर दिया। करण ने प्यार से उसके सिर को सहलाया और उसे सोने के लिए जाने को बोला। किंजल भी आज यहीं रुक रही थी, इसलिए दोनों दोस्त सुहानी के रूम में सोने के लिए चली गईं। करण भी अपने रूम में चला गया। उसने कपड़े बदले और जो कुछ भी हुआ था उसे भूलकर आराम से सो गया। सुबह का वक्त। करण जल्दी उठ गया था और जिम रूम में चला गया था। भले ही उसकी बॉडी अब बहुत स्ट्रांग हो गई थी, फिर भी उसे डेली एक्सरसाइज करना था। 1 घंटे बाद वह जिम से रूम में चला गया। तभी उसे रेक्स का कॉल आया। उसने उसे फ़ोन करके बताया कि उन्होंने उस गैंग को पूरी तरह से मिटा दिया है। उसकी बात सुनकर करण के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। वह तैयार होकर नीचे चला गया। आज उसकी बहन का स्कूल नहीं था और उसे भी कल से कॉलेज जाना था, इसलिए वह उसे लैपटॉप और कार खरीदने बाहर ले जाना चाहता था। जब वह नीचे आया तो उसने देखा जिग्नेश ने ब्रेकफास्ट बना दिया था और इस वक्त सुहानी और किंजल दोनों डाइनिंग टेबल पर मौजूद थीं। मीना जी ने जल्दी से खाना सर्व किया। सुहानी ने किंजल को भी उनके साथ चलने के लिए कहा, इसलिए किंजल मान गई। अगर कोई दिक्कत हो गई तो वह सुहानी की मदद कर सकती थी, लैपटॉप चूज करने में या कुछ खरीदने में। ब्रेकफास्ट करने के बाद करण उन दोनों को बाहर ले गया। किंजल ने अपने ड्राइवर को कार घर ले जाने के लिए कह दिया था, क्योंकि सुहानी ने कहा था कि शॉपिंग के बाद वह अपने भाई से किंजल को घर छोड़ देने के लिए कहेगी। करण ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और दोनों लड़कियां पैसेंजर सीट पर बैठ गईं। किंजल को तो यह कार आज तक देखी हुई सबसे बेस्ट कार लग रही थी। करण ने कार स्टार्ट की और वह विला से बाहर निकल गए। जब वह सोसाइटी के बाहर जा रहे थे, तभी विला नंबर 9 का गेट ओपन हुआ और एक लैंड रोवर बाहर आई। दोनों कार आमने सामने थीं। शायद विला नंबर 9 से निकल रही कार के ड्राइवर ने ठीक से सामने आ रही कार को देखा नहीं था। तभी कार का विंडो नीचे हुआ और एक अप्सरा जैसी खूबसूरत लड़की ने करण को देखा। उसकी विंडो नीचे थी। वह लड़की करण को यहां पर देखकर हैरान हो गई। फिर बोली, सॉरी, मेरी दोस्त ने बिना देखे जल्दबाजी में कार निकाल दी। करण ने देखा तो ये वही खूबसूरत लड़की थी जिसे उसने कॉलेज में गिरने से बचाया था। वह लड़की इस वक्त पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी और ड्राइविंग सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी। करण ने स्माइल के साथ उसे देखा और बोला, कोई बात नहीं। वह लड़की जो कोई और नहीं बल्कि वंशिका थी। उसने करण को ध्यान से देखा। करण देखने में बहुत हैंडसम था। उसने अपने सिटी में भी इतना हैंडसम लड़का कभी नहीं देखा था। अगर वह अपने जान बचाने वाले को नहीं ढूंढती तो मन ही मन उसे अपना पति मान चुकी होती। तो जरूर वह उस लड़के के प्यार में पड़ चुकी होती। करण भी वंशिका की आंखों में देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह इस लड़की को जानता है। उसे यह लड़की बहुत खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। पता नहीं इस लड़की में क्या था जो करण को उसकी तरफ खींच रहा था। तभी सुहानी ने भाई कहकर बुलाया तो वह होश में आया और वंशिका को देखकर बोला, हम बाद में कॉलेज में मिलेंगे। वंशिका ने भी बेख्याली में हाँ में सिर हिला दिया। करण ने कार स्टार्ट की और वहां से चला गया। अंदर सुहानी अपने भाई को चढ़ाते हुए बोली, भाई, वो बहुत खूबसूरत थी, क्यों ना आप उन्हें मेरी भाभी बना दो। उसकी बातें सुनकर करण ने धीरे से उसके सिर पर मारा और बोला, तुम क्या बकवास कर रही हो। हम बस एक बार मिले थे, जब मैं कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए गया था। मैंने उसे गिरने से बचाया था, इसलिए बस एक दूसरे को ऐसे ही जानते हैं। मुझे तो उस लड़की का नाम तक नहीं पता है। वहीं दूसरी तरफ वंशिका की कार में रितिका भी वंशिका को चिढ़ा रही थी। वही तो मैं सोचूं कि तुम अपनी जान बचाने वाले और अपने इमेजिनेशन वाले बॉयफ्रेंड को छोड़कर, जिसने तुम्हें सिर्फ नीचे गिरने से बचाया, उसे इतनी देर तक जाते हुए कैसे देख सकती हो। अब मुझे पता चला कि तुम उस लड़के को इतनी देर तक क्यों देख रही थी, क्योंकि वह लड़का बहुत ज्यादा हैंडसम है। मैंने तो इतना हैंडसम लड़का हमारे अमीरों की टी पार्टी में भी नहीं देखा है। अगर मुझे भी मौका मिले तो मैं भी उसे बैठकर घंटों तक देख सकती हूँ। उसकी बात सुनकर वंशिका ने उसे हैरानी और जलन से देखा। हाँ, पता नहीं क्यों उसे बहुत जलन हो रही थी जब उसने सुना कि रितिका उस लड़के को देखने की बात कर रही है। तभी रितिका बोली, वैसे यह लड़का बहुत अमीर भी लग रहा है, पर उसके चेहरे पर मुझे बाकी अमीर घर के बच्चों की तरह कोई घमंड नहीं दिख रहा है। यह जो कार वह चला रहा है वह बुगाटी ला वोइतुर नोयर है, जिसकी कीमत लगभग 132 करोड़ रुपए है। और सबसे बड़ी बात इसकी कीमत नहीं है, बल्कि इसे खरीदने के लिए आपके पास सिर्फ पैसे होना ही जरूरी नहीं है।
इसके साथ इन्फ्लुएंस और पावर का होना भी ज़रूरी है। और यह कार इंडिया में सिर्फ एक ही है। अब तक तो मुंबई के सबसे रईस खानदानों के लोग भी इसे खरीद नहीं पाए हैं। पर दिल्ली में रहने वाला एक लड़का इसे चला रहा है। इसका मतलब समझ रही हो? उस लड़के का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है और उसका बैकग्राउंड भी बेहद पावरफुल है। और मैंने कल लिफ्ट में जिम जाते हुए सुना था, ये कार विला नंबर 1 का ओनर चलाता है, जो इस सोसाइटी का सबसे महंगा विला है, जिसकी कीमत लगभग 280 करोड़ से ज़्यादा है। यहाँ रहने वाली सभी फैमिलीज़ और मेरी फैमिली भी, फिर भी 200 से 300 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है। इसीलिए विला खरीदने के लिए शायद ही कोई इतने पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो। सिर्फ इस विला को छोड़कर बाकी सभी विला की कीमत सिर्फ 50 से 100 करोड़ तक है। इसीलिए आज तक कोई उस विला को खरीद नहीं पाया था। अगर तुम उस लड़के को डेट करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी बातें सुनकर वंशिका ने उसे नाराजगी से देखा और बोली, बेकार बातें मत करो। वह चाहे कितना भी अमीर हो, मुझे क्या। मुझे सिर्फ वही लड़का चाहिए जिसने मुझे बचाया था। रितिका ने आह भरी और ड्राइव करने लगी। वहीं वंशिका के जहन से करण का चेहरा नहीं जा रहा था। 1 घंटे बाद करण मॉल पहुंच गया था। वह किसी और मॉल में भी जा सकते थे, पर सुहानी ने जिद करके कहा कि वह अपने भाई के मॉल में अपनी अच्छी दोस्त को घुमाएगी। इस वक्त गैलेक्सी मॉल का मैनेजर दिनेश उनका स्वागत कर रहा था और किंजल, जो पहले सोच रही थी कि सुहानी को शायद गलतफहमी हो गई है। भला गैलेक्सी मॉल का 50% मतलब सबसे बड़ा शेयर होल्डर करण भाई कैसे हो सकता है? पर इस वक्त उसे पूरी तरह से भरोसा हो गया था और वह हैरान भी थी, क्योंकि यह दिल्ली के सबसे बेस्ट भाई 3 मॉल में से एक था। मैनेजर दिनेश के साथ तीनों एप्पल स्टोर में चले गए। मॉल के मैनेजर को साथ देखकर स्टोर के मैनेजर ने भी करण को बहुत रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट किया। यही तो बिजनेस करने का उनका रूल था। आप कितने भी बड़े इंटरनेशनल ब्रांड क्यों ना हो, जिस मॉल में आप अपना ब्रांड स्टोर ओपन करते हो, वहां आपको कोई गलत छवि नहीं बनानी चाहिए। करण ने मैनेजर से यहाँ पर सबसे महंगा लैपटॉप और फोन उसकी बहन को देने के लिए कहा। मैनेजर भी उसकी बात सुनकर खुश हो गया। कल रात को ही मॉल के मैनेजर ने शायद सबसे महंगा एप्पल लैपटॉप खरीदा था, जिसकी कीमत लगभग 1,70,000 या 80,000 थी। आज फिर से अगर सबसे महंगा फोन और लैपटॉप दोनों सेल हो गया, तो उनका प्रॉफिट शेयर कितना होगा? उससे उन्हें भी फायदा होगा। जब हर बार सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस स्टोर में हुआ किदा उसका देखा जाएगा, और इस पैसे में से भी उनके स्टाफ को फायदा होगा। अब तो मैनेजर को लग रहा था मॉल का मैनेजर बार बार जैसे उनकी मदद कर रहा है। मैनेजर ने एक स्टाफ से मोबाइल और लैपटॉप लाने के लिए कहा। वह स्टाफ खूबसूरत थी और करण को देखे जा रही थी। भला कौन लड़की एक हैंडसम और अमीर लड़के को पसंद नहीं करेगी? वैसे भी बड़े बड़े ब्रांड स्टोर में जो लड़कियां सेल्स वुमेन का काम करती थीं, वह खुद को हमेशा मेंटेन रखती थीं। कुछ लड़कियों को छोड़कर ज्यादातर लड़कियां अमीर फैमिली के यंग मास्टर, जो यहाँ महंगे प्रोडक्ट खरीदने आते थे, उन्हें पसंद कर लेती थीं। क्या होगा अगर कोई अमीर फैमिली का लड़का उन्हें पसंद कर ले? अगर ऐसा हुआ, तो वह एक बड़े रिच खानदान की बहू बन जाएंगी। इसीलिए इस वक्त करण को देखकर सभी लड़कियां अट्रैक्ट हो चुकी थीं, जबकि करण उनमें से किसी को भी नहीं देख रहा था, जिस वजह से उन लड़कियों को किंजल और सुहानी दोनों से जलन हो रही थी। वह सब सोच रही थी, शायद इन दोनों में से कोई एक इस यंग लड़के की गर्लफ्रेंड है। सुहानी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और किंजल भी खूबसूरत थी। सुहानी और किंजल इधर उधर देख रही थी, क्योंकि दोनों ही पहले कभी इतने बड़े ब्रांड स्टोर में नहीं आई थीं। भले ही किंजल की फैमिली अमीर थी, फिर भी उसने कभी भी एप्पल का कुछ नहीं खरीदा था, क्योंकि ये बहुत महंगा होता था। तभी दो सेल्स लेडी कुछ लैपटॉप्स और फोन लेकर आ गईं और उसे सामने रख दिया और स्माइल के साथ बोली, ये हमारे स्टोर के सबसे महंगे फोन और लैपटॉप मॉडल हैं। करण ने सुहानी को देखा और बोला, देखो, इनमें से तुम्हें जो भी पसंद हो ले लेना। तभी मैनेजर, जो मॉल के मैनेजर से बात कर रहा था, उसे पता चला कि वह गैलेक्सी ग्रुप का 50% शेयर होल्डर है और उनके पास और भी कितनी कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं, जो मैनेजर दिनेश को नहीं पता। उसने बाकी गैलेक्सी ग्रुप के बारे में पूछने की कोशिश की थी, तो उसने बोला था कि मिस्टर राठी के बारे में ज्यादा न जानना ही हमारे लिए सही है। उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, जो गैलेक्सी ग्रुप के शेयर होल्डर्स को भी नहीं पता है। मैनेजर दिनेश की बात सुनकर ब्रांड स्टोर के मैनेजर ने माथे से पसीना साफ किया। अगर उनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी न भी हो,
तो भी सिर्फ गैलेक्सी मॉल के सबसे बड़े शेयर होल्डर होने की वजह से वह रिस्पेक्ट के हकदार हैं। इस वक्त गैलेक्सी मॉल हर एक सिटी में मौजूद है और भी ज्यादा सिटीज में मॉल डेवलप करने के बारे में सोच रहे हैं। गैलेक्सी मॉल के सबसे बड़े शेयर होल्डर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने से उन्हें दूसरे सिटी में मॉल खुलने पर वहां भी ब्रांड स्टोर ओपन करने में मदद मिलेगी। वहीं सुहानी और किंजल इस वक्त एक एक करके लैपटॉप और फोन देख रही थी। दोनों को तो सभी लैपटॉप और फोन महंगे लग रहे थे और सब पसंद आ रहे थे। सुहानी ने मुड़कर अपनी आंखें झपकाते हुए अपने भाई को देखा, जो सोफे पर बैठा हुआ था। उसके ऐसे देखने का साफ मतलब था कि वह चाहती है भाई अगर मदद करे। पर करण मैनेजर से बात कर रहा था, जो उसे इस वक्त स्टोर का वीआईपी मेंबरशिप कार्ड दे रहा था। तो सुहानी करण के पास चली गई और उसका हाथ पकड़कर उसे हिलाते हुए बोली, भाई चलो ना, आप ही मेरे लिए कुछ चुन लो। मुझे तो सब अच्छा लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा चूज करूं। वहीं सुहानी के मुंह से करण के लिए भाई सुनकर वहां पर जो लड़कियां थीं वह सब खुश हो गईं। सुहानी बहुत खूबसूरत थी। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं वह सामने सोफे पर बैठे लड़के की गर्लफ्रेंड ना हो। अब उन्हें लग रहा था उनके पास उस लड़के का दिल जीतने का एक चांस है। आखिरकार किंजल सुहानी की तरह इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, और ऐसा हो सकता है वह भी उसकी बहन हो। करण ने मैनेजर से कार्ड ले लिया और खुद लैपटॉप और फोन देखने चला गया। करण ने उसके लिए एक एप्पल मैकबुक लैपटॉप और नया मॉडल आईफोन 17 प्रो मैक्स चूज किया। वहीं वह लड़कियां और भी एक्साइटेड होकर सुहानी और किंजल को अब फोन और लैपटॉप के बारे में समझा रही थीं, ताकि करण का अटेंशन गेन कर सकें। करण ने बिल दिया। तब जाकर सुहानी ने देखा कि उसके भाई ने जो लैपटॉप और फोन चूज किया है उसकी कीमत क्या है। करण ने ऑनर लैपटॉप बैग को सुहानी को पकड़ाया। फोन की कीमत 1,34,900 थी और लैपटॉप की कीमत 1,70,000। मतलब उसकी हाथ में इस वक्त 3 लाख से ज्यादा पैसों का फोन और लैपटॉप था। उसका गला सूख गया। उसने इतनी महंगी चीज कभी इस्तेमाल नहीं की थी। उसके भाई ने उसे शॉपिंग करवाई थी, वह भी बहुत महंगी ड्रेस। उसकी कीमत भी लाखों में थी, और फिर आज उसके भाई ने उसके लिए लाखों का मोबाइल और आईफोन खरीदा। किंजल को थोड़ी जलन हुई, पर वह अपनी दोस्त के लिए ज्यादा खुश थी। करण उन्हें बैग्स, फुटवियर और कुछ ज्वेलरी खरीदने के लिए ले गया। अभी उसकी बहन को ज्वेलरी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह स्कूल जा रही थी। फिर भी करण ने उसके लिए पार्टी में पहनने के लिए कुछ ज्वेलरी खरीदी। फुटवियर भी उसकी ड्रेस से मैचिंग का था, और बैग्स भी। सुहानी तो बिल देखकर बेहोश ही होने वाली थी। आज उसके भाई ने उसके लिए इतना सब कुछ खरीदने में कम से कम 15 लाख खर्च कर दिए थे। करण और सुहानी की जिद करने पर किंजल ने भी एक बैग और फुटवियर खरीदा, जिसका पेमेंट करण ने किया। किंजल कह सकती थी कि आज तक उसके पास जितने भी लग्जरी सामान थे, ये उन सभी सामानों से ज्यादा लग्जरी थे। मैनेजर दिनेश ने जल्दी से कुछ स्टाफ को उनकी मदद करने के लिए भेजा, और वह स्टाफ बैग्स को कार तक ले गए। उन स्टाफ ने पहले भी इस सबसे महंगी कार को देखा था, इसीलिए उन्होंने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। करण ने दोनों को बैठने के लिए कहा और फिर वह मॉल से निकल गए। सुहानी तो जैसे होश में नहीं थी। इन 2 दिनों में वह कितनी ज्यादा लग्जरी सामान खरीद चुकी थी, उसका कोई हिसाब नहीं था। शायद वह 25 लाख खर्च कर चुकी थी। वहीं किंजल भी देख रही थी कि कल तक उसकी जिस दोस्त के पास पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं था, आज वह कितनी लग्जरियस चीजें खरीद रही है अपने भाई की वजह से। वह खुश भी थी कि अब उसकी दोस्त को कोई नहीं चढ़ाएगा, ना ही परेशान करेगा। भाई, अब हम कहाँ जाएंगे? सुहानी ने एक्साइटेड होकर पूछा। वह सोच रही थी शायद उसका भाई उसे घूमने के लिए कोई अम्यूजमेंट पार्क या फिर खाने के लिए उन दोनों को रेस्टोरेंट ले जाएगा। करण बोला, जब तुम वहां पहुंचोगी तो पता चल जाएगा। कुछ ही देर में करण की कार एक कार शोरूम के सामने आकर रुकी। तीनों बाहर आ गए। सिक्योरिटी गार्ड ने जल्दी से डोर खुद ही ओपन किया। करण इतना महंगा कार चला रहा था, जरूर वह कोई बड़ा ग्राहक होगा, इसीलिए वह बहुत केयरफुल था। तीनों अंदर चले गए तो सुहानी बोली, भाई, हमारे पास एक कार नहीं है, हम कार शोरूम में क्यों आए हैं? उसकी बात सुनकर करण ने उसके सिर को सहलाते हुए बोला, हम तुम्हारे लिए एक और कार खरीदेंगे, और मेरे लिए भी। आखिरकार मैं इस बुगाटी को लेकर कॉलेज नहीं जा सकता हूँ, वरना सब क्लास करने की जगह मेरी कार के पास खड़े होकर सिर्फ फोटो खींचने में लगे रहेंगे।
उसकी बात सुनकर सुहानी बोली, नहीं भाई, मैं तो उसे चला भी नहीं सकती हूँ, तो मुझे कार की क्या जरूरत है? करण बोला, अभी नहीं चला सकती हो क्योंकि तुम इस वक्त 17 साल की हो, पर मैं तुम्हारे लिए एक ड्राइवर ढूंढ लूंगा जो तुम्हें कार से स्कूल ले जाएगा और लेकर आएगा। करण को पता था कि आगे चलकर उसके और भी ज्यादा दुश्मन होंगे। उसके दुश्मन उसे टारगेट करें तो यह अलग बात है, पर क्या पता अगर उन लोगों ने उसकी बहन को टारगेट किया तो। इसीलिए उसने सोच लिया था कि वह अपनी बहन के लिए एक कार खरीदेगा और शैडो ड्रैगन टीम से किसी मेंबर को अपनी बहन के लिए ड्राइवर बना देगा और वह उसकी बॉडीगार्ड भी रहेगा ताकि उसकी बहन को प्रोटेक्ट कर सके। तुम अपनी पसंद की कार चुन लेना। अपने भाई की बात सुनकर सुहानी हैरान थी। वह उसे मना करना चाहती थी, पर उसका भाई सुनने के लिए तैयार नहीं था। तभी एक सेल्समैन अपनी होंठों पर स्माइल लिए उनके पास आया। उसने भी ग्लास वॉल के जरिए देख लिया था कि यह लड़का जिस कार को चला रहा था वह बुगाटी की सबसे महंगी कार थी। हेलो सर, आपको किस तरह की कार चाहिए? मैं आपको दिखाने में मदद कर सकता हूँ। करण ने अपनी बहन की तरफ देखा, जो शोरूम में इधर उधर बड़ी बड़ी कार्स को देख रही थी। करण बोला, पहले मेरी बहन के लिए एक कार दिखाओ जो उसे पसंद आए। उसकी बातें सुनकर सेल्समैन ने सुहानी को देखकर स्माइल किया और बोला, मैम, आइए, यहाँ पर हमारे पास बेस्ट मॉडल की कार है जो नई लॉन्च हुई है, आप देख सकती हैं। सुहानी ने मूर्खों की तरह सिर हिला दिया और अपने भाई के साथ आगे चली गई। सेल्समैन ने उसे पहले पोर्च दिखाई। सुहानी को कार के बारे में कुछ नहीं पता था, वह बस देख रही थी। तभी उसकी नजर दूसरी तरफ रखी एक कार पर पड़ी जो उसे बहुत खूबसूरत लग रही थी। करण ने उस सेल्समैन को दूसरी तरफ दिखाने को कहा, जहां बीएमडब्ल्यू की कार्स मौजूद थीं। क्या हुआ बच्चा, क्या तुम्हें इन सब में से कोई कार पसंद है? सुहानी ने एक कार की तरफ इशारा किया जिसका कलर एवेंचुरियन रेड था। सेल्समैन जल्दी आगे आया और बोला, ये कार बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज है और इसका कलर ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है, आप देख सकते हैं। यहाँ ब्लैक, व्हाइट, ऑक्साइड ग्रे, कार्बन ब्लैक और टैंजनाइट ब्लू भी अवेलेबल है। आपको जो कलर पसंद आए आप उसे ले सकते हैं। उसकी बात सुनकर सुहानी बोली, मुझे ये रेड वाली पसंद है। सुहानी को वही कलर सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा था। सेल्समैन तारीफ करके बोला, आपकी पसंद बहुत अच्छी है मैम। यह बहुत रेयर कलर है, अभी हमारे पास बस एक ही पीस है, इसे जल्दी ऑर्डर नहीं किया जा सकता। वह सेल्समैन तो अभी से अपनी कमीशन के बारे में सोचने लगा था। वहीं बाकी सेल्समैन और सेल्स वुमेन जो दूसरों को कार दिखा रहे थे, वह सब भी उनकी तरफ देखने लगे थे। करण ने सुहानी को देखा और पूछा, क्या तुम्हें सच में ये कार पसंद है? इससे भी अच्छी कार है, क्या तुम उन कार्स को नहीं देखना चाहोगी? सुहानी बोली, मुझे यही पसंद है। तो सेल्समैन बोला, सर, इसकी कीमत 1 करोड़ 80 लाख है। आप चाहें तो मैं इससे भी बेहतर कार आपको सजेस्ट कर सकता हूं। वहीं कार की कीमत सुनकर सुहानी बेहोश होने वाली थी। तो करण बोला, अगर मेरी बहन को यही पसंद है तो इसे ही लूंगा, और अगर कोई और बाद में उसे पसंद आ जाए तो मैं उसे भी उसके लिए ले लूंगा। वह जब चाहे अलग अलग कार्ड से जा सकती है। करण की बात सुनकर सुहानी हैरान हो गई। क्या उसका भाई उसे इतना ज्यादा प्यार देकर पूरी तरह से बिगाड़ देना चाहता था? वहीं किंजल भी पूरी तरह से हैरान थी। उसकी फैमिली ने भी उसे काट दी थी, पर वह सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 50 लाख की थी। और करण भाई ने सुहानी के लिए ऑलरेडी एक कार खरीदी है जिसकी कीमत 1 करोड़ 80 लाख है, और वह सुहानी के लिए एक और कार खरीद सकते हैं। वहीं सेल्समैन गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक पाया। उसे पहले से ही पता था कि यह लड़का अमीर है, पर उसे नहीं पता था कि वो इतनी आसानी से इतनी महंगी कार खरीद सकता है। इतने अमीर ग्राहक शोरूम में बहुत कम ही आते थे, और आज अपनी कमीशन के बारे में सोचकर वह खुश होने से खुद को नहीं रोक पाया। अच्छा हुआ जो बाकी सभी सेल्समैन और सेल्सवुमेन ऑनरेडी ग्राहकों को कार दिखा रहे थे, इसलिए उसे यह मौका मिल गया। वह लगभग 6 महीने से यहां पर काम कर रहा था और उसे बहुत कम पैसा मिला था। अगर इस बार उसे बड़ा कमीशन मिल जाता तो वह अपनी बेटी की ट्रीटमेंट करवा पाता। सेल्समैन ने बहुत खुशी से कहा, तो चलिए मिस्टर, मैं आपको बाकी कार्ड्स दिखाता हूँ जो अभी यहाँ की बेस्ट कार्ड्स हैं और न्यू लॉन्च सीरीज भी हैं। करण ने सिर हिला दिया और सुहानी का हाथ पकड़ लिया। वह सेल्समैन उन तीनों को दूसरी तरफ ले गया। उसने उन्हें मर्सिडीज, पोर्श और भी कुछ कार्स दिखाई, पर करण को उनमें से कोई भी कार पसंद नहीं आई। तभी उसकी नजर एक तरफ पड़ी।
जहां एक ब्लैक कार जैसे शांति से रखी हुई थी। करण ने उस कार की तरफ इशारा किया और बोला, वो रेंज रोवर, उसका कलर ऑप्शन अवेलेबल है? करण ने पूछा, क्योंकि वहां पर जो सिल्वर कलर था वह उसे ज्यादा पसंद नहीं आया। उसकी बात सुनकर सेल्समैन ने कार को देखा और बोला, ये रेंज रोवर एसवी है सर, हमारे पास इसका कलर ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे कि आप इस वक्त सिल्वर देख रहे हैं, वैसे ही ग्रीन, रेड, ब्लू, ब्लैक और एजर ग्रे भी है। सेल्समैन उन्हें कलर ऑप्शन दिखाने के लिए दूसरी तरफ ले गया। करण, सुहानी और किंजल तीनों ने रेंज रोवर को देखा। सभी कलर्स अच्छे लग रहे थे, पर करण को सबसे ज्यादा पसंद आया ग्रे कलर। उसने उस कार को भी फाइनल करने के लिए कहा। तो सेल्समैन और भी ज्यादा खुश हो गया।